कि आपके पास ये जो S1 है, नजर आ रहा है S1 आपको? यस सर। यस सर। तो ये है इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास। हाँ, ये ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमने जब इसको कंसीव किया था तो एज ए ऑब्जेक्ट ही कंसीव किया था। फिर हमने इसकी क्लास बिल्ड की स्टूडेंट, और ये S1 बन गया स्टूडेंट का इंस्टेंस, ये इंस्टेंस ऑफ क्लास स्टूडेंट। इसकी एग्जांपल आप एक और ले लें कि एक क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट की, उसमें कुछ मेथड बिहेवियर है, तो जितने भी उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, S1 बनेगा, S2 बनेगा, इसमें वो सारे मेथड और बिहेवियर सारे के सारे इसके होंगे शामिल, वो सारे इसको ऑन करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है वो इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास बन गया, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। बाज़ औक़ात ये सिनोनिम इस्तेमाल होते हैं, आप इसको सिनोनिम कह सकते हो कि एक ही नाम है, फ़र्क कोई नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है, ये सिनोनिम है, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं है दोनों में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप किस तरह जावा की जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसको यूज करते हुए इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी आपके पास नहीं मौजूद किया नहीं। हमने ये। क्या बेटा, ये इनपुट वाला बात? यस सर। नहीं सर, तो बिल्ट हम इन लाइब्रेरी। ठीक है, मैं आपको वही बात बता, ठीक है, जावा में बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे लिख दे जावा SE15 डॉक्यूमेंटेशन, SE15 डॉक्यूमेंटेशन, ये लिखा हुआ है मैंने। पहला लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप, API डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, जावा की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और मैंने आपको ये तो बताया हुआ है कि जावा में दो तरह की क्लासेस हैं, एक बिल्ट इन क्लासेस हैं और एक यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं, ये तो बताया हुआ है ना आपको। यस सर। सर स्ट्रिंग बिल्ट इन यस क्लासेस सर। में आती है ना। स्ट्रिंग बिल्ट इन है, ठीक है, और यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड जिस पे जो आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे जो स्टूडेंट है यूजर डिफाइंड है। तो जावा में बड़ी कंप्रीहेंसिव किस्म की लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज कहते हैं उसको, API कहते हैं उसको, बिल्ट इन क्लासेस कह लें, जो भी आपको नाम सूट करते हैं वो नाम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे नाम API कह लें, लाइब्रेरीज कह लें, क्लासेस कह लें, वो सारी आपके पास मौजूद है। यहाँ क्लिक करेंगे API डॉक्यूमेंटेशन पे, जावा में जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, क्लासेस हैं, जावा क्लासेस जो हैं, आप क्लास का अच्छे से आइडिया, क्लास क्या होती है उसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है। जावा की क्लासेस जो हैं वो मॉड्यूल, सबसे पहले मॉड्यूल आता है, एक बड़ा यूनिट ऑफ कोड आप समझ लें उसको। मॉड्यूल में मुख्तलिफ पैकेजेस आएंगे, ये पैकेज आएगा, ऐसे और पैकेज भी मॉड्यूल के अंदर आ सकते हैं, ये पैकेज है, इस तरह के और पैकेज भी आ सकते हैं। इस पैकेज के अंदर क्लासेस होंगी, यहाँ पे क्लासेस होंगी और इंटरफेस होंगे। इंटरफेस क्या है वो डिस्कस कर लेंगे, क्लासेस यहाँ पे होंगी, ठीक है। सर ये तो अगर पैक और आपने मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है? पैकेज, मॉड्यूल में पैकेज आते हैं, मॉड्यूल एक यूनिट बड़ा समझ ले, कोड का बड़ा यूनिट है, पैकेज उससे छोटा यूनिट सर है। पैकेज वो सबसेट होते हैं ना मॉड्यूल्स के। बिल्कुल, आप सबसेट कह लें, आप उसको छोटा यूनिट कह लें, आप उसको जो भी ऐसे भी इसको आप समझना चाहते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल हमारे पास ये सारे आ रहे हैं, ऑल मॉड्यूल्स। इसमें जावा डॉट बेस का मॉड्यूल है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी जावा के पास मौजूद है। इसमें देखिए सारे पैकेजेस हैं, मॉड्यूल पे क्लिक किया तो सारे पैकेजेस आ गए, ये पैकेजेस हैं। इन पैकेजेस पे आप देखेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ पैकेज मिल जाएंगे, और वो पैकेज उनके अंदर जावा की क्लासेस मौजूद है जिनके ऊपर आप काम करें। जावा डॉट मैथ का पैकेज है, ठीक है। एक पैकेज यहाँ पे आता है जिसका नाम है जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल का पैकेज है, इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर देखें तो ये इंटरफेस अभी छोड़ दें, यहाँ पे इसकी क्लासेस आ जाएंगी, क्लास समरी। तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम जावा डॉट बेस का हमारे पास मॉड्यूल था, उसके एक अंदर पैकेज था जावा डॉट यूटिल का पैकेज था, जावा डॉट यूटिल का पैकेज था। उस पैकेज में मौजूद जो क्लासेस हैं वो सारी आपको नजर आ रही हैं, ये सब क्लासेस हैं उसके अंदर नजर आ रही हैं। अब जब आपने किसी क्लास तक रसाई हासिल कर ली, इनमें से एक क्लास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्लास आपके पास है, डेट क्लास है, ये डेट क्लास है। अगर मैंने इस तक रसाई हासिल कर ली, क्लास
डेट तक। तो डेट क्लास में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, हमने पहले पढ़ी भी हुई है। क्लास में क्या क्या चीजें, नहीं बेटा, क्लास में फील्ड्स होती हैं, और क्या होता है क्लास में, बिहेवियर और कंस्ट्रक्टर होते हैं क्लास में, और क्या होता है क्लास के अंदर, मेथड्स मेथड्स होते हैं। सर। तो अगर मुझे इस क्लास की फंक्शनैलिटी, ये जो डेट क्लास है, क्लास डेट, इसकी फंक्शनैलिटी मुझे इस्तेमाल करनी है अपने कोड में। ये जो मेरे पास कोड यहाँ पे है, इस कोड के अंदर इस डेट की फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करनी है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ये भी क्लास है, वो भी क्लास, उस डेट की फंक्शनैलिटी मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। यस सर। ये जावा की बहुत बड़ी पावर है। जावा की बहुत बड़ी पावर ये है कि जो क्लासेस पहले से लिखी हुई हैं, उनकी फंक्शनैलिटी आप अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब जो क्लासेस आपने लिखी हुई हैं, उनमें से एक क्लास हम देखते हैं यहाँ पे। एक क्लास है, उसका नाम है स्कैनर। ये क्या है, लिखा क्या आ रहा है ऊपर, क्लास इन जावा डॉट यूटिल। इस पे क्लिक करते हैं, स्कैनर पे। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपने खुद बताया क्या क्या चीजें यहाँ मिलेगी मुझे। फील्ड मिलेंगे, फील्ड ये देखिए, कंस्ट्रक्टर फील्ड मिलेंगे, कंस्ट्रक्टर मिलेंगे, और क्या मेथड मिलेंगे, और मेथड मिलेंगे इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास में जो लिखी हुई फील्ड या कंस्ट्रक्टर या मेथड है, उन तक, ये देखिए, ये इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं सारे क्लास के, सब कंस्ट्रक्टर्स ये हैं, ये इसके मेथड हैं सारे। मतलब फील्ड कोई नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स हैं और मेथड हैं इसके अंदर। ये सारे मेथड हैं इस क्लास में। गॉट इट। इस क्लास में क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर है और मेथड है, फील्ड नहीं है। हो सकता है ऐसा किसी क्लास में सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स और मेथड और फील्ड ना हो सकता है, यस सर। कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, हो सकता है। तो भाई आपने इस क्लास के जो मेथड है, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये कौन से मेथड है, किसके मेथड है ये, सर जी, सर जी? फील्ड किस जगह है? फील्ड की मुराद फील्ड एट्रीब्यूट्स का है? जी, एट्रीब्यूट, फील्ड एक ही बात, वो भी सिनोनिम है आपस में। तो ये किसके मेथड है, ये जो मेथड आपको नजर आ रहे हैं, किस क्लास के मेथड है ये, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास के। स्कैनर अच्छा, ये कैसे इम्प्लीमेंट हुए हैं, ये आपको पता है कि ये मेथड कैसे लिखे गए हैं, इनके पीछे कोड क्या है, ये आपको पता है या पता होना चाहिए? नो सर, एब्स्ट्रैक्शन नहीं पता होना सर। चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो मेथड जब मैं इस्तेमाल करूंगा, सपोज ये इसको मैंने एक मेथड इस्तेमाल किया नेक्स्ट इंट का, इसको देखिए, ये मेथड मैंने जब इस्तेमाल करना है इसका, इस क्लास का ये मेथड इस्तेमाल करना है, तो ये रिटर्न मुझे क्या करेगा, ये इसकी रिटर्न टाइप है। क्या रिटर्न करेगा मुझे ये, इंटीजर। और ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि ये स्कैन द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज इंटीजर। ये थोड़ी डिस्क्रिप्शन है इसकी। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं इस मेथड को ये कैसे काम करना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि ये मेथड किस तरह काम करता है। ये देखें, पब्लिक इंट नेक्स्ट इंट, एक इंटीजर आपके पास लेगा ऑप्शनली, ठीक है, और ये आपके पास किस तरह काम करता है वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इंट का मेथड। अब मैंने आपको, और ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ चीजें, इसे कहते हैं, ये है इंटरफेस। आपके लिए किसने कोड लिख दिया, आपके लिए किसने कोड लिख दिया, और उस कोड लिखने के बाद उसने आपको दे दिया इंटरफेस। ये है स्कैनर क्लास का इंटरफेस, आपको दे दिया गया है। ये स्कैनर क्लास का ये इंटरफेस आपको दे दिया गया है कि जब भी आपने क्लास इस्तेमाल करनी है तो आप इस इंटरफेस के थ्रू, ये इंटरफेस दे दिया गया है, इस इंटरफेस के थ्रू आप ये क्लास यूज कर सकते हो। गॉट इट। अब अगर मुझे ये क्लास अपने कोड में यूज करनी है तो मुझे कैसे यूज करनी है, उसके लिए
आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा वो पैकेज जिस पैकेज में वो क्लास लिखी गई है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? स्कैनर। जावा डॉट यूटिल पैकेज का नाम ये था। ये था पैकेज का नाम जावा डॉट यूटिल, और क्लास का नाम क्या था? स्कैनर। और क्या मैंने कर दिया उसको? इंपोर्ट। मतलब इस कोड में वो वाला कोड अब क्या हो गया? मर्ज हो गया। वो इसमें आप एक्सेस कर सकते हो। इस कोड में आप वो वाला कोड क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सर ये लाइब्रेरी सारी पहले से इंस्टॉल्ड होंगी इसके साथ जेडीके के जी साथ? बेटा, ये इंस्टॉल्ड है, जेडीके के साथ सब इंस्टॉल्ड है आपके पास। जावा की यही तो पावर है जो आपने इस्तेमाल करनी सीखनी है कि बहुत सर सारी आपने चीजें आखिरी दफा बताया था कि ये कंटिन्यूअसली अपडेट आती रहती है इसके अंदर, नए हाँ से जी, हाँ नए जी, फंक्शन आते वो रहते कोई हैं। मसला नहीं, वो अपडेशन का बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको आप छोड़ दें। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अपडेशन अभी आप छोड़ दें। ओके सर। स्कैनर क्लास मेरे पास इस कोड में आ चुकी है। इस स्कैनर क्लास को नो आई वांट टू यूज स्कैनर क्लास यूज करूंगा। अभी आपको याद है स्टूडेंट क्लास मेरे पास जब आ गई थी तो मैंने कैसे यूज किया था उसको? जब भी आप क्लास यूज करते हो सबसे पहले क्या करते हो उसको? क्लास यूज करने का मतलब क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट। एग्जैक्टली। तो क्लास का नाम क्या है? स्कैनर। ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? कोई भी रख लेते हैं, इनपुट रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, एससी इनपुट कुछ भी रख लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखूंगा बाद में? न्यू कभी ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर। बिल्कुल एक्सीलेंट। न्यू स्कैनर। तो ये स्कैनर क्लास का मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो क्लास है, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखी हुई, ये आपने भी लिखी हुई, ये जावा से लिखी हुई है, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो पैरामीटराइज्ड होगा। इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या होगा? पैरामीटराइज्ड होगा। तो इसके पैरामीटर में वैल्यू क्या आएगी? इसके पैरामीटर में वैल्यू आएगी सिस्टम डॉट इन इसके पैरामीटर में वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? ये देखिए, सिस्टम डॉट आउट का आपको आइडिया है क्या करता है? ये आउटपुट देता है, और सिस्टम डॉट इनपुट लेगा। सिर्फ इतनी बात याद रखें कि ये आपको इनपुट लेने के लिए ये आपने इसका पैरामीटर दे दिया। इसके कंस्ट्रक्टर में आपने क्या वैल्यू डाल दी? सिस्टम डॉट इन। ये पैरामीटर आपने इसमें डाल दिया इससे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये भी पता है ना आपको, लास्ट टाइम हमने क्रिएट किए थे कंस्ट्रक्टर ऐसे जिसमें पैरामीटर मुख्तलिफ थे। यस सर। जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है बात आपको? यस। अब हमने इस ऑब्जेक्ट के क्या करेंगे? इसके मेथड कॉल करेंगे। जैसे हमने S1 के मेथड कॉल किए थे, इसको मैसेज पास करेंगे हम लोग। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मैसेज पास करेंगे ना इसको। यस सर। तो हमें पता है कि हमने दो वैल्यू यहाँ रखी हुई है इस क्लास के अंदर। हमारे काम के लिए दो चीजें हैं, हमने रोल नंबर लेना है और हमने नेम लेना है। रोल नंबर और नेम लेना है। तो रोल नंबर और नेम के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग। ये मैंने दो अपने वेरिएबल ले लिए। अब जब मैं पहले स्कैनर क्लास का जो मेथड कॉल करूंगा, ठीक है, लेट्स कॉल दी और लेट्स पास मैसेज टू स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट इनपुट। तो क्या करूंगा उसको मैं? इनपुट डॉट कौन सा मेथड मैंने कॉल करना है? वो जो मेथड आपने वहां सारे देखे थे, ये सारे मेथड देखे हैं, ये सारे डॉट के बाद आईडी में आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, हमने कौन सा कॉल करना है? हमने कॉल करना है नेक्स्ट इंट का हमने मेथड कॉल करना है। लेकिन ये हमें पता है रिटर्न करता है इंटीजर। पता है ना क्या रिटर्न करता है ये? इंटीजर। तो उसकी वैल्यू हम आर में रखवा देते हैं। अब क्या होगा? ये जो मेथड जब आएगा तो कंसोल से लेगा इनपुट इंटीजर, और वो इंटीजर लेके आर में जब रिटर्न करेगा तो वो आर में वैल्यू आ जाएगी। मैसेज यहाँ पे ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। नेक्स्ट इंट क्यों लिखा है? रोल नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि
ये मेथड मेरा नहीं है, ये मेथड जावा क्लास का है और यहाँ आपको नेक्स्ट इंट लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने सिर्फ ये कॉल किया है। मैंने सिर्फ ये नेक्स्ट इंट कॉल किया है। ठीक है जी, ये देखिए मैंने सिर्फ ये कॉल किया है। ये मुझे इंटीजर वापस करेगा, रिटर्न कंसोल से इंटीजर लेगा, मुझे रिटर्न कर देगा जी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे करूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नेम। अब नेम मैंने शो करवाना है एन के अंदर, तो एन में मैं वैल्यू लूंगा इनपुट का एक और मेथड मैं कॉल करूंगा, उसका नाम है नेक्स्ट, और ये मुझे रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ये लिखा आ रहा है कि मुझे ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। अब मेरे पास आर में क्या आ गया, इंटीजर आ गया, रोल नंबर आ गया, और एन में नेम आ गया। इसको मैंने आर को इसको पास कर दिया नेक्स्ट के और आगे एन स्ट्रिंग को नहीं इसको लिखेंगे पास। जी बेटा, सर, वो नेक्स्ट के आगे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, इनपुट डॉट नहीं नेक्स्ट। नहीं, उसका नाम नेक्स्ट है, उस मेथड का नाम ही नेक्स्ट है। आप यहाँ पे देखिए तो उसका नाम नेक्स्ट है, नाम नेक्स्ट है, और वो नेक्स्ट मेथड हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग एक। ओके सर। तो ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये मेथड। ठीक है, और उस आर को और उस एन को हमने अपनी क्लास को पास कर दिया और फिर उसको डिस्प्ले करवा दिया यहाँ पे। ओके, सर फिर इंट के साथ नेक्स्ट क्यों लिखा है? इंट भी नहीं लिखना चाहिए था हमें फिर। देखें आप उसके लिए फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़े। मैं इसको बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि ये मेथड सिंटैक्स है आपने ना मैंने ये। नहीं लिखे हुए। हाँ, अगर हमने बाइट लिखनी है तो हम नेक्स्ट बाइट लिखेंगे, अगर हमने नेक्स्ट बूलियन लेना है हम नेक्स्ट बूलियन लेंगे। देखिए ना, अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लेनी है तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई डबल वैल्यू लेनी है, डबल D1 लेनी है, डबल D1, तो यहाँ पे मैं इनपुट डॉट D1 इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल लूंगा। D1 की वैल्यू क्या है, डबल है। तो आप समझ लें डाटा टाइप डिपेंडेंट बात हो गई ना। जो डाटा टाइप आपके पास लेंगे वैसे ही आप वहां फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सर ये जो प्रिंट एलन वाला फंक्शन है हमारा, ये जो ये किस क्लास में है? ये सिस्टम क्लास में बेटा, ये सिस्टम क्लास, ये असल में इसकी क्लास जो है वो इसकी क्लास है प्रिंट स्ट्रीम, लेकिन आप कॉल करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्योंकि आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का। इसको अभी आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, लेकिन जितना आपको सर हमने बता रहा इस हूँ वो क्लास समझ। में कोड तो किया ही नहीं है। इसका जो पैकेज है वो है जावा डॉट लैंग। इसका पैकेज है जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग का पैकेज बाय डिफॉल्ट आपके प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, इंपोर्ट होता है। ओके सर। जावा डॉट लैंग जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके कोड में इंक्लूड होगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ आ रही है आपको बात? सर ये यूजर से इनपुट लेंगे जो हमने हाँ जी इनपुट लिख रहे हैं, बिल्कुल, इनपुट यूजर से डॉट इनपुट, नेक्स्ट। बिल्कुल 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 यूजर से इनपुट लेंगे। इसको मैं चला के आपको बताता हूँ। इनपुट करते हैं इसको। सबसे पहले मैसेज आपके पास यहाँ पे आएगा, कंसोल ये आपके पास बन जाएगा। इंटर योर रोल नंबर का मैसेज आ गया, रोल नंबर आप 1 2 एंटर कर दें। एंटर योर नेम का मैसेज आ गया, आप उसामा एंटर कर दें। तो आप देखें यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि S1 का जो रोल नंबर है 1 2 है, S1 का नेम उसामा है। ये जो मैसेज आपने यहाँ डिस्प्ले करवाया था S1 के लिए, वो मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। समझ आ रही है स्टूडेंट इस बात की? ओके सर। अच्छा
अच्छा, अब आपने देखा था कि उस पैकेज के अंदर, स्कैनर पैकेज में जो यूटिल का पैकेज था, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यूटिल के पैकेज में बहुत सारी क्लासेस हैं, वापस जाकर देख लेते हैं उसको। ये जावा या यूटिल का पैकेज है, इसमें ये सब क्लासेस शामिल हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं? ये बिट सेट की है, कैलेंडर की है, डेट की है, फॉर्मेटर की है। हमने सिर्फ एक क्लास का यूज किया है। कौन सी क्लास यूज किया है? स्कैनर को। ऐसा ही है। अगर मुझे सब क्लासेस को यूज करना है, यहाँ पे सब क्लासेस को यूज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो डॉट स्टैटिक। इससे क्या होगा कि जितने भी क्लासेस इस पैकेज में मौजूद हैं, वो सारी क्लासेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा ओवरहेड है, लेकिन ये भी सिंटैक्स है इसका। समझ आ रही स्टूडेंट आपको? तो what I'm telling you is how to use this built-in library power in your program. कैसे आपने उसको यूज करना है और कैसे आपको ये फायदा दे सकती है। ओके सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हमने एक क्लास बनाई है तो हम अपनी क्लास को किसी दूसरी क्लास में यूज करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह करेंगे? पैकेज बनाएंगे और फिर वहां इंपोर्ट करेंगे। सेम तरीका है, वो जब वक्त आएगा हम देख लेंगे। अपने पैकेज बनाएंगे, अपनी क्लास बनाएंगे, अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे और उसको मुख्य जगह इंपोर्ट करते रहेंगे। सर ठीक है, हमें एक सेम असाइनमेंट सर तरीका कोई मिला यूजर दिया डिफाइन हुआ। बेटा। सर हमें एक टास्क मिला हुआ है लैब का। सर उसके अंदर हमें सर ने कहा हुआ है कि हमने एक ऑथर की क्लास बनाई है और एक मेन का फंक्शन है। तो सर ने कहा है कि ऑथर जो मेन का फंक्शन है वहाँ पे हमने स्ट्रिंग का ये यूज किया हुआ है क्लास। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को आपने ऑथर से रिप्लेस कर देना। तो फिर हमको जो एरर आएंगे उनको हमने रिमूव करना है। सर वो जो क्लास के जहाँ पे हमने क्लास डिफाइन किया है वहां से तो एरर रिमूव हो जाती है, लेकिन जहाँ पे मेन फंक्शन है जिस क्लास के अंदर वहां से एरर रिमूव नहीं हो रहे। चले वो आप एरर बड़े सेंड करना, I'll have a look। अभी तो उसके बाद ओके। जावा कन्वेंशन ये कहती है कि आपके फील्ड नेम क्या है। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि अभी तक समझो आप कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। और कोई? इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज कंस्ट्रक्ट करता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बतानी भी है और आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको दोबारा रिलेट कर देता हूँ। ये दो वेरिएबल हमने लिए हैं, इनकी टाइप क्या है? कैसा टाइप? इंटीजर एंड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको मैंने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया है? डिक्लेयर किया हुआ है सर। इनिशियलाइज तो नहीं किया ना? किया हुआ। तो नो इनिशियलाइजेशन का सर, क्या, इनिशियल इनिशियलाइजेशन का क्या रोल है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर? व्हाट इज द रोल ऑफ सर उसकी इनिशियलाइजेशन? वैल्यू सर डाटा टाइप, नेम और वैल्यू तीनों चीजें होती हैं। इनिशियलाइजेशन का रोल ये है कि आप इन्हें एक वैल्यू दे देते हो, शुरू की वैल्यू, Yes. डिफॉल्ट वैल्यू, ताकि कल कभी कभी एरर आ जाए तो वो मसला ना करे, आपका गार्बेज वैल्यू इसमें ना पड़ी हो। लकीली जावा इस आर को 0 पे और इस एन को नल पे इनिशियलाइज करवा देती है, क्योंकि ये C++ में चीज़ नहीं है, जावा में चीज़ है। ये क्यों किया गया? लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आती रहती है। ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा, ये नल बन जाएगा। अब अगर आप ये सोचें कि ये इंटीजर आई एक टाइप है, इंटीजर एक टाइप है, ये भी एक टाइप है, और ये जो आर है ये इस टाइप का वेरिएबल है, तो स्टूडेंट क्या है? ये भी एक टाइप ही है। तो एस क्या है? ये स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल है। अब एस जब हमने डिक्लेयर कर लिया तो हमें चाहिए नहीं हम इसको इनिशियलाइज भी करवाएं, क्योंकि ये तो हमारा अपना वेरिएबल है, हमारी अपनी टाइप है। ये तो लैंग्वेज हमें नहीं सपोर्ट देगी इसको इनिशियलाइज करने में, इसको इनिशियलाइज हमने खुद करवाना पड़ेगा। अगर हम इसे इनिशियलाइज नहीं करवाते हैं खुद से, तो जावा का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इसको इनिशियलाइज करवा देता है। जावा का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो इसको इनिशियलाइज करवा देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने इस एस को जब डिक्लेयर किया साथ ही अपनी मर्जी से आपने इनिशियलाइज करवाना है उसको, तो फिर आप अपना कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है, और ये बहुत जरूरी है समझने चीज
कि इसका मेन काम है इनिशियलाइजेशन करना। इनिशियलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आपको वेरिएबल लेते हैं तो आपको लाजमी है कि उसकी आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करें कि इनिशियलाइजेशन उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है। अगर आप सर खुद नहीं देते हैं तो जावा आपको डिफ़ॉल्ट दे देती है। जी सर अगर हम एक कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर लेते हैं बल्कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसे नल करा देते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट एक एम्प्टी सेट है, एक के लिए हम कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर देते हैं, दूसरे के लिए क्या, दूसरे के लिए जो S2 है उसके लिए भी बिल्ट इन डिफॉल्ट हो जाएगा या नहीं? देखें, कंस्ट्रक्टर आपके पास मौजूद जावा में है पहले से डिफ़ॉल्ट, जो पैरामीटर लेस है, जो मैंने आपको बताया था, और लेकिन हमने उसको ओवरलोड कर दिया अपने कंस्ट्रक्टर के साथ। तो जब भी आप ये करोगे S1 और S2 इनिशियलाइज करोगे तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो हमने भी यहाँ डिक्लेयर नहीं खैर किया हुआ, लेकिन यहाँ पे सारे डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्टर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंस्ट्रक्टर, और दोबारा आपके लिए कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ। नाम होगा पब्लिक स्टूडेंट और पैरेंथेसिस क्लोज, और ये मेरे पास जो है अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे पास बन चुका है। पहले आप देखो तो जो आपके पास RNO था 0 था और नेम की वैल्यू नल थी। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहते हो कि RNO की वैल्यू मेरे पास 1 होगी और नेम की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी सपोज ABC हो। तो आपने इनिशियलाइजेशन खुद कर लिया कि जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज अब ये वाली आ जाएंगी, 1 RNO में आ जाएगा और नेम में ABC आ जाएगा। अब मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अच्छा, एक और कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड कर देते हैं। लेट्स ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। क्या करेंगे हम? पब्लिक स्टूडेंट और यहाँ पे हम इंटीजर RNO और स्ट्रिंग नेम कर देंगे। अब मैं यहाँ थोड़ी चेंज कर रहा हूँ जो पहले मैंने कोड किया था आपके सामने, और मैंने कहा कि RNO is equal to RNO and name is equal to name। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज समझानी है, वो है स्कोप। स्कोप सर दिस भी साथ लगेगा ना? एग्जैक्टली दिस वही चीज डॉट वही चीज बताने जा रहा हूँ। क्यों दिस लगेगा आप बताएंगे? दिस क्यों लगेगा यहाँ? सर ये वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए है उनका नेम और ये जो सर हमने डिस्टिंग्विश पहले होएगा। इनिशियलाइज किए हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि वो पता चल जाए कि हम इसमें स्टोर वैल्यू करवा रहे हैं, यानी कि इनके एट्रीब्यूट्स को उनके एट्रीब्यूट से अलग करना। चलिए ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन जो बात मैं सर करने जा रहा हूँ उसको पैरामीटर्स देख, को एट्रीब्यूट से डिफरेंट कर रहे हैं। ये भी बात दुरुस्त है। ये सर स्कोप वो से असल बात ये है, असल बात ये है, एक तो बात आपकी सही है कि अगर आपने डिफरेंट ही करना है तो आप डिफरेंट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? RN कर दें और NM कर दें, वो भी डिफरेंट ही था। लेकिन जावा कहती है कि आप दोनों का नाम सेम रखें, ठीक है, एक कन्वेंशन है, दोनों के नाम सेम हो। किसके नाम सेम हो? जो आपके फील्ड हैं, ये जो फील्ड हमने लिखी हुई है इसके नाम और इन पैरामीटर के नाम सेम हो। अब देखें तो ये फील्ड आपके पास है, ये वाले फील्ड, ये फील्ड और ये जो पैरामीटर है, इसका स्कोप है क्लास का, इसका स्कोप है क्लास का, ये पूरी क्लास में विजिबल है। ये जो पैरामीटर्स हैं इसका स्कोप, इन पैरामीटर का स्कोप है सिर्फ कंस्ट्रक्टर का, ये कंस्ट्रक्टर में विजिबल होंगे, उसके आगे पीछे विजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप कोडिंग में देखो तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने दो वेरिएबल लिए, दो वेरिएबल ले लिए, उनको अपने कोड में चले गए, उन्हीं वेरिएबल में उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू रखवा दी, मतलब RNO में RNO रखवा दिया, नेम में सिर्फ इतना कोड हम अभी पढ़ रहे हैं। दो वेरिएबल ले लिए, उन्हीं कोड में उन्हीं कोड की वैल्यू रखवा दी, और जब इससे बाहर आएंगे तो ये दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि ये लोकल वेरिएबल होंगे। ऐसा ही है, ये इससे बाहर नजर नहीं आएंगे। कोई यहाँ है और यहाँ है और यहाँ इनकी वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और जब ये इससे बाहर निकलेंगे तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है। जबकि होना ये है कि हमें ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल हमने लेने हैं, जो पैरामीटर हमने लेने हैं, इन पैरामीटर की वैल्यू हमने रखवानी है किसके अंदर? जो क्लास की फील्ड है उसके अंदर।
इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। तो जो क्लास के फील्ड है उनको आपने जब रेफर करना है तो आप कहेंगे दिस डॉट RNO, ये क्लास फील्ड है, और यहाँ पे आप करेंगे दिस डॉट नेम, ये क्लास फील्ड है। अब क्या किया हमने, इन पैरामीटर की वैल्यू किस में रखवा दी है, इंस्टेंस वेरिएबल, इसमें रखवा दी है इनकी वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, क्लास वेरिएबल के अंदर, फील्ड के अंदर रखवा दिया वैल्यू इनकी। गॉट इट? यस सर। इसी तरह यहाँ पे भी आप RNO करेंगे और इधर भी आप फील्ड में वैल्यू रखवाएंगे दिस डॉट RNO इक्वल्स टू RNO, और यहाँ पे भी आप NAME करेंगे और इधर भी आप उस फील्ड में जो पैरामीटर आएगा उसकी वैल्यू रखवा दें आप। ठीक है जी, दिस का ऑपरेटर समझ में आएगा कैसे काम करता है। अब यहां से दिस का कॉन्टेक्स्ट, अब यहां से दिस का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यहां से दिस का कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि जब आप देखें, जब आप S1 को कॉल करेंगे, S1 क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी मैं वहां पे जाके एक और जगह दिस वन लिखना था, इसको मैं चेंज कर दूं, S1 को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 के साथ और ABC के साथ। सर यहाँ पर अब जो दिस RNO है 1 के इक्वल होगा? मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये दिस का जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, जो आपको शायद थोड़ा सा मसला करे, हम अपने क्लाइंट प्रोग्राम से जब कॉल करेंगे, ये कौन सा है मेरे पास, क्लाइंट प्रोग्राम, इससे जब मैंने S1 क्रिएट किया, S1 क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें मेन प्रोग्राम होता है, जिसमें मेन होता है, वो क्लाइंट प्रोग्राम है एग्जैक्टली। वो कोई और भी होता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो मेन वाला है, ठीक है। इससे जब मैंने S1 कॉल किया, S1 को मैंने क्रिएट किया, इनिशियलाइज किया, इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, तो ये कॉल जाएगी कहाँ पे, इधर इसके अंदर जाएगी। जब मैंने वहां S1 क्रिएट किया तो वो कॉल जाएगी इसके अंदर। अब ये देखें, यहाँ पे जब S1, आपको पता है कि S1 न्यू का मतलब है कि S1 एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना देगा। ये न्यू जो है, ये मेरे पास इस न्यू ने ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी बना दिया, ठीक है, S1 के लिए। लेकिन इसमें वैल्यू तो भी नहीं आई है, वैल्यू तो आपने ये दे दी है, पैरामीटर आपने दे दी है। ये पैरामीटर आपके पास असाइन कैसे होंगे, इस S1 के अंदर भी RNO है और इस S1 के अंदर भी नेम है, ठीक है। हमने 1 देना है RNO को और ABC देना है नेम को, तो ये कैसे जाएगा, ये 1 और ABC ये जहां से जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के पास और इस कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, और इसके जो पैरामीटर हैं यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ABC आ जाएगा। फिर आप ये दिस से क्या मुराद यहाँ पे होगी, ये जरूरी बात समझना है। यहाँ दिस से क्या मुराद होगी, ये दिस से क्या मुराद, दिस से मुराद होगी S1, और S1 हमारे पास क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस, करंट ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस, ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस। ये दिस से मुराद ये है कि आप S1 के रोल नंबर में, यानी कि दिस डॉट RNO से मुराद ये होगी S1 डॉट RNO, वहां पे आप रखवा दें ये जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही है 1, तो वहां पे आप 1 आ जाएंगे। फिर दिस डॉट NAME से मुराद है कि S1 डॉट NAME के अंदर आप ये जो ABC आ रहा है ये ABC में रखवा देंगे। सर जी, फिर आप जी बेटा, सर जी, जी जी सर जी 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 बताएं बताएं, सर जी, जी बोले सर भाई। जो आपने ओवरलोड कंस्ट्रक्शन लिखा है, अगर हम ये ना लिखे तो डिफॉल्ट का हुआ है, तो जब भी S1 आएगा तो उसके अंदर 1 रजिस्टर होगा। हाँ जी बिल्कुल। सर जो आपने S1 ओवरलोड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, सर जो आपने ओवरलोड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, सर अगर हम ये ना लिखें और डिफॉल्ट लिख दें, तो जब भी
जो भी आएगा ऑब्जेक्ट उसके अंदर 1 और एबीसी तो होगा, उसमें 1 और एबीसी होगा एग्जैक्टली। यस सर। सर यहाँ पर तो एबीसी स्टोर हो रहा है ना, लेकिन जो आपने XYZ लिखा है वो कहाँ पर स्टोर होगा फिर? बेटा XYZ की बात दोबारा करते हैं। अब जब दोबारा आप जाएंगे वहां पे ये लाइन चल गई है, S1 को वैल्यू मिल गई है 1 और ABC। अब S2 आपके पास जब कॉल जाएगी तो S2 फिर से उसी कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। S2 जब ये न्यू चलेगा S2 डॉट इज इक्वल टू न्यू, तो S2 भी एक कंस्ट्रक्टर आपके पास इंस्टेंस होगा और ये भी ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट कर देगा, जिस S2 में भी RNO होगा और S2 में भी नेम होगा। ये मैं लाइन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे S2 बन रहा है, ठीक है। अब ये जो आपके पास S2 है, ये जाएगा फिर कंस्ट्रक्टर के पास। अब यहाँ पे RNO में आपके पास 2 वैल्यू आई हुई है और नेम में XYZ आया हुआ है। फिर आप कहोगे दिस डॉट RNO। अब दिस से मुराद यहाँ पे क्या होगा? अब दिस कौन सा बन जाएगा? S2 बन जाएगा। ये जरूरी बात समझनी, क्योंकि अब दिस जो करंट ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस है वो S2। अब यहाँ पे आप कहेंगे S2 डॉट RNO, तो उसमें इस RNO में आपके पास वैल्यू 2 आ जाएगी और S2 डॉट नेम के अंदर वैल्यू आपके पास XYZ आ जाएगी। ये जरूरी समझना बात। तो लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 3 होते हैं और वहां पर S1 के सिर्फ 3 होते हैं, S2 के 2 ही होते हैं, तो फिर तो नहीं था ना यहाँ पे आना, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट्स फिर किसी और जगह जाएगा डेफिनेटली, जिसके 2 एट्रीब्यूट है उस कंस्ट्रक्टर में जाएगा, 3 वाले में नहीं जाएगा। यस सर अगर हम जो ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट बनाते वैल्यू देते जैसे वो हम पहले करते थे, तो हम RNO इज इक्वल टू कोई वैल्यू असाइन करते थे। अगर उधर भी इस तरह दिस डॉट RNO इक्वल टू RNO लिख सकते हैं विदाउट कंस्ट्रक्टर के? उसका कोई कहाँ पे? यहाँ पे आप कह रहे हो स्टूडेंट के अंदर? जो मेन क्लास में यहाँ पे आप कह रहे हो दिस नहीं, यहाँ पे दिस इस्तेमाल, यहाँ दिस यूज नहीं होगा। दिस का रेफरेंस उसी क्लास के अंदर यूज होगा। मतलब दिस से मुराद जो करंट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? सर अगर मैं अच्छा ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपका बात आपको? यस सर यस। चलिए जी, कंस्ट्रक्टर्स हमने बात कर ली, दिस के ऑपरेटर की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम देखते हैं आपकी स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको वो भी आइडिया रहे कि हम कहीं ऑफ ट्रैक ना हो जाएं, क्योंकि आपने तैयारी डेफिनेटली स्लाइड से करनी है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बिहेवियर्स, मेथड कैसे इसको करना है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करनी है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, ये सब बातें आपसे मैं कर चुका हूँ। और आई होप कि आप इनको पढ़ रहे होंगे और अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे कि सर स्लाइड नंबर फलां जो चीज़ है मुझे समझ में नहीं आई है, तो विल डिस्कस ओवर हियर, हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। दिस का कीवर्ड की बात हमने की है जी बेटा। सर ये लेक्चर नंबर 6 है, ये लेक्चर नंबर 6 आई थिंक सो 6 है जी, 6 है। तो दिस का कीवर्ड यूज होगा, यूज्ड ओनली इनसाइड द मेथड, या क्लास के अंदर यूज होगा ये, ठीक है। सेम डोंट यूज द दिस। अब अगर हम उसी के अंदर इस्तेमाल करें तो दिस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे तो सारी फील्ड आपकी मौजूद है, लेकिन जब बाहर से कॉल करेंगे तो दिस यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने इस क्लास को इसके अंदर ही यूज करना है, सारे इसके जितने भी फील्ड हैं, तो दिस यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो ही हम बाहर से कॉल करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हम किसको कॉल कर रहे हैं। तो वी आर क्रिएटिंग कॉल फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस ऑपरेटर ओवर हियर। दिस का और भी यूज है, वो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखें ये क्लास ए है, इसका एक सेट वैल्यू का मेथड है, इसमें w आया इंटीजर और दिस डॉट w इक्वल w, ये हमने बात कर ली हुई है, ठीक है। सर अगर हम दिस नहीं लगाते तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, यानी कि सिर्फ एक बार ही सिर्फ फिर वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप दिस नहीं लगाते हैं कि ये नाम आपको चेंज करने पड़ेंगे।
वरना की वो नेम चेंज कर वैल्यू रही है। असाइन, हाँ वैल्यू असाइन नहीं होगी। तो कन्वेंशन ये है कि आप दिस यूज करें जावा में, जो कोडिंग स्टैंडर्ड ये है कि आप दिस यूज करें, ना कि आप नाम चेंज करें। उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, लेकिन कोई नुकसान नहीं है इसका। कंस्ट्रक्टर की बात हमने कर ली है। एक स्पेशल मेथड है जब न्यू हम करते हैं तो वो क्या होता है कि ये इनिशियलाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टर। ये हम बात कर चुके हैं, इसका पर्पस ये इनिशियलाइज करता है, ठीक है। और ये एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वोक होता है। डिफॉल्ट वैल्यूज हम यहाँ दे सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं उसको। ये सारी चीज़ें मैं आपसे मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, जिसे आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं आता। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होते हैं जिसमें आप पैरामीटर्स दे देते हो, ये वाले। और फिर दिस के थ्रू आप पैरामीटर आप फील्ड को असाइन कर देते हो। एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्टर की ये सारी चीजें। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये होता है कि एक सेम नाम का कंस्ट्रक्टर, वो हमने लिखा भी हुआ है, एम्प्लॉय नामक कंस्ट्रक्टर ये है, उसका नाम कंस्ट्रक्टर ये है, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं और ये पैरामीटर लेस है। तो आपको पता है मेथड ओवरलोडिंग में होता है कि या तो पैरामीटर आपके पास मुख्तलिफ हों या उनकी टाइप मुख्तलिफ हो। ओके जिसका कीवर्ड हो गया, कंस्ट्रक्टर की बात हो गई, लाइब्रेरीज की बात होगी, आपने कॉल करनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंपोजिशन की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। और उसका मैं आपको हिंट दे दूं कि वो आपकी क्लास, आपकी जो किताब है ब्लू जे वाली किताब, उसका चैप्टर नंबर 3 है। और उसकी फिर हम देखेंगे कंपोजिशन क्या होती है। यहाँ तक चीज़ें आपके सामने क्लियर है। कुछ जो चीज़ें रहती हैं ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन, वो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर जी। स्लाइड नंबर 3 अभी रहता है, मुझे लगता है इनहेरिटेंस, पता नहीं 2 है या 3 है। इनहेरिटेंस में आपको कंपोजिशन की बात करवाऊंगा, ठीक है। ओके सर।